हेलो टू यू ऑल। इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2022 जेई मेन जुलाई शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 3-4 साल के प्रीवियस ईयर को कर लो। ओके मेरी साइड से, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारी थ्योरी कवर कर देता हूँ। आप देखोगे एज इट इज़ क्वेश्चंस रिपीट होंगे। तो शुरू करते हैं। मेंस थोड़ा सा अपना डायमेंशन भी बढ़ा रहा है। जो हमें नॉन इम्पॉर्टेंट लगता था अब उससे भी छोटा सा इन्फॉर्मेशन कहीं एनसीईआरटी ने लिख दिया है, तो उससे भी अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे आप लेटर चैप्टर्स देखोगे तो आपको थोड़ा सा अपग्रेडेशन मिलेगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ ओनली हर्बिसाइड्स। ओके, तो देखो ये पहले भी आप लोग अगर देखे होगे मेरे वीडियोस, तो ये यही वाली स्लाइड, ये मेरे नोट्स का पार्ट है। ये हर बार मैं लेके आता हूँ। ये सॉइल पोल्यूशन में ये कवर होता है। ओके, तो इसमें ध्यान रखना ये दोनों पेस्टिसाइड्स हैं। पेस्टिसाइड्स है, डीडीटी के बारे में मेंशन किया हुआ है कि अब इसको हमने यूज़ करना बंद कर दिया है, क्योंकि जो भी पेस्ट थे दे आर नाउ मेडिसिन रेजिस्टेंट। डीडीटी के लिए वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो अब इंडस्ट्री ने एल्डरिन और डायल्डरिन लेके आए हैं पेस्टिसाइड में, जो कि एक ऑर्गेनिक टॉक्सिन होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, और ये मेटाबॉलिक एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जनरेट करता है। फिर ये भी पेस्टिसाइड है, दिस इज ऑल्सो पेस्टिसाइड, लेकिन ये इसके कंपेयर में थोड़ा बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल ओके, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये सीवियर नर्व टॉक्सिन्स है एंड हार्मफुल फॉर द ह्यूमंस। तो ये पेस्टिसाइड्स हो गए। और जो हर्बिसाइड्स हैं वो ये दोनों हर्बिसाइड्स हैं। ओके, तो सोडियम क्लोरेट एंड सोडियम आर्सेनाइड, NaClO3 Na3ASO3, यही अभी पूछा गया है। तो ये भी जो भी हर्बिसाइड्स होते हैं, हर्ब्स को किल करते हैं, अनवांटेड जो हर्ब्स आ जाते हैं ना, घास वगैरह, उनको किल करने में यूज़ किया जाता है। तो जो मोस्ट ऑफ द हर्बिसाइड्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं और बर्थ डिफेक्ट जनरेट करते हैं। तो बस इतना आप ध्यान रखो। अब देखो एज इट इज़ ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये सोडियम क्लोरेट एंड सोडियम आर्सेनाइड डायरेक्ट दिया गया, यही हर्बिसाइड्स होंगे। तो पहले का डी ऑप्शन। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट 1 दिया गया है, इन पोल्यूटेड वाटर द वैल्यू ऑफ बोथ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड BOD आर वेरी लो। देखो ये तो कंट्राडिक्टरी हो गया। एक मिनट, कंट्राडिक्टरी इसलिए हो गया कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर लो होगा तो BOD हाई होगा, क्योंकि ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया कितना डिमांड कर रहा है ऑक्सीजन। अगर हाईली पोल्यूटेड होगा तो जो बैक्टीरिया है ज़्यादा ऑक्सीजन, क्योंकि हाईली पोल्यूटेड का मतलब है उसमें ज़्यादा बैक्टीरिया है, तो उन बैक्टीरिया को सर्वाइवल के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो इसलिए BOD की वैल्यू हाई होगी। और इसके कारण से जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया पानी के सारे, क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा है तो सारे ऑक्सीजन को खींच लेंगे पानी से, इसलिए पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा। तो ये तो कंट्राडिक्टरी हो गया, इसीलिए दोनों हो ही नहीं सकते हैं। अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन हाई होगा तो BOD काफ़ी कम है, बैक्टीरिया काफ़ी कम है, इसलिए पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व है काफ़ी अमाउंट में। तो ये तो गया। अब आ जाओ, यूट्रोफिकेशन रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। यस, ये करेक्ट है। तो देखो अब ये आ गया वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड, तो क्यों ना पूरा एक बार कवर कर लिया जाए, पूरा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि मेरी हैबिट है, मेरे किसी भी वीडियो में अगर ये आएगा तो मैं पूरा ही रिकैप कराऊंगा। आ जाओ, वाटर पॉल्यूशन, पैथोजेंस, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड केमिकल पोल्यूटेंट्स जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह से आते हैं। पैथोजेंस ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, तो ये बेसिकली सीवेज एंड एनिमल वेस्ट हैं। पैथोजेंस में बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली। ओके, एक्सटेरिचा कोली एंड स्ट्रेप्टोकोकस फॉसिलस, फॉसिलस, ये दो नेम दिया हुआ है एनसीईआरटी ने स्पेशली, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये जो होते हैं ये ह्यूमन एक्सक्रीटा से आते हैं, ये बैक्टीरिया ह्यूमन एक्सक्रीटा में होते हैं, एक्सरीचा कोली एंड स्ट्रेप्टोकोकस। ये दो वर्ड्स आपको याद रखना है, 2-3 बार आप रटोगे तो हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये बायोलॉजिकल नेम्स है तो थोड़े टेढ़े होते हैं हमारे लिए। लेकिन अगर एनसीईआरटी ने दिया तो समझो ये फ्यूचर का क्वेश्चन, अगर अभी तक नहीं आया तो।
अब आते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट में, यही जो अभी हमें हेल्प करेगा प्रेजेंट क्वेश्चन को करने में। देखो जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें 10 ppm होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। द मोमेंट डिजॉल्व ऑक्सीजन 6 ppm से कम होता है, तो इसका मतलब अब उसमें ऑक्सीजन की डिजॉल्व क्वांटिटी कम हो गई, तो उस केस में फिश का ग्रोथ रुक जाता है। अब ये डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम कैसे होती है, तो जब आप पानी में पोल्यूटेंट्स डालते हो, हमारी एक्टिविटी से ऑर्गेनिक वेस्ट आता है, तो इस ऑर्गेनिक वेस्ट पे बैक्टीरिया सर्वाइव करने लगते हैं, और बैक्टीरिया को सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए, डिकम्पोजेस बाय बैक्टीरिया। अब इनको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो बैक्टीरिया नीड्स ऑक्सीजन, और यही जो उनकी नीड है जिसके कारण पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है। ओके, और ये जो बैक्टीरिया, इनकी जो ऑक्सीजन डिमांड होती है ना, उसको हम कहते हैं बीओटी। इसीलिए बीओडी एक तरह से ये बताता है कि कितना उसमें बैक्टीरिया डिजॉल्व है। अगर बीओडी किसी पानी का काफ़ी ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, हाईली पोल्यूटेड वाटर है। तो अब देखो बीओडी अगर लेस देन 5 ppm है, ये भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, तो वाटर अनपॉल्यूटेड होगा। बीओडी अगर 17 ppm से ज़्यादा है तो ये हाईली पोल्यूटेड है। जो टिपिकल होता है वो 10 to 15 ppm। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। अब ये इसको भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। केमिकल पोल्यूटेंट, देखो ये केमिकल पोल्यूटेंट केमिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रीज से आता है। इसी के कारण हैवी मेटल्स, कैडमियम, मरकरी, निकल्स, ठीक है, ये सब पानी में पहुंच जाते हैं। बॉडी इनको एक्सक्रीट नहीं कर पाता है, इसीलिए ये किडनी, लीवर, इन सब के लिए काफ़ी डेंजरस होते हैं। अब जो केमिकल पोल्यूटेंट है, ठीक है, वो भी जब पानी में पहुंचते हैं तो बैक्टीरिया उनको डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया ग्रो करता है। अब बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो ऑक्सीजन कंज्यूम करना शुरू करेगा, तो जिससे कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है वाटर में, जिससे जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो मरना शुरू हो जाते हैं, और इससे पूरी बायोडाइवर्सिटी अफेक्टेड हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस फेनोमेना को कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। ओके, अब केमिकल पोल्यूटेंट्स आते कहाँ से हैं? फर्टिलाइजर्स। ओके, इनके पास फॉस्फेट्स होते हैं जिसके ऊपर एल्गी फीड करते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा रोल होता है, बरसात के पानी के थ्रू वो पानी में पहुंच जाता है जिस पे एल्गी ग्रो करते हैं। डिटर्जेंट्स हाउस होल्ड एक्टिविटी से आता है, इस पे बैक्टीरिया फीड करते हैं। जो भी बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स होते हैं वो बैक्टीरिया को फीड करते हैं। ये ध्यान रखना, ये पूछा भी गया है। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल पीसीबी, ये केमिकल क्लिनजिंग सॉल्वेंट होता है, कार्सोजेनिक होता है, कैंसरस। तो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल पीसीबी क्लिनजिंग सॉल्वेंट है और कार्सोजेनिक है। तो बस पूरा रिकैप हो गया हमारा। अब ये क्वेश्चन तो चुटकियों में आपसे हो जाएगा जो मैंने बता दिया। डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, यूट्रोफिकेशन वही है केमिकल पोल्यूटेंट वाला। ओके, तो दोनों हो गया हमारा। इसका मतलब पहला गलत, दूसरा करेक्ट, यही ऑप्शन होगा। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब ये कह रहा है द नॉन बायोडिग्रेडेबल फ्लाई ऐश एंड स्लैग फ्रॉम द स्टील इंडस्ट्री कैन बी यूज बाई सीमेंट इंडस्ट्री। यस, ये ग्रीन केमिस्ट्री का भी पार्ट है, कैसे उसको हम मैनेजमेंट करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट उसी का पार्ट है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। द फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम द प्लास्टिक वेस्ट इज लेड फ्री। ये आपको गेस करना होगा क्योंकि लेड हम अपनी तरफ से मिलाते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। तो जो प्लास्टिक वगैरह वेस्ट होता है ना, वो तो बेसिकली आपको पता है इथाइलिन होता है, पॉलीइथाइलिन। HDP LDP दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं जिससे प्लास्टिक आता है, तो उसमें कोई लेड का कोई लेना देना नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। अब एनसीईआरटी ने क्या मेंशन किया है, देखो इंडस्ट्रियल वेस्ट सेगमेंट में ये मेंशन किया हुआ है, ये थर्मल लिखा हुआ है, थर्मल पूरा। तो थर्मल पावर में प्लांट से हमें मिलता है फ्लाई ऐश। फ्लाई मतलब मिलता नहीं है, बेसिकली ये इन्वायरमेंट हजार्ड जो केमिकल बनता है उसको कहते हैं हम फ्लाई ऐश। आयरन और स्टील प्लांट से स्लैग, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर इंडस्ट्री से मड एंड टेलिंग्स, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से जिप्सम, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, डाई इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड, रबर इंडस्ट्री, सारा मेंशन कर दिया है। इससे इनफ्लेमेबल एक्सप्लोसिव, ठीक है, ये ऐड करते हैं इन्वायरमेंट में जो कि हजार्डस होता है। तो ये लिस्ट दी गई है जो बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसके अलावा वही कैसे इनको हम वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, तो फ्लाई ऐश एंड स्लैग इट इज़ यूज्ड बाय द सीमेंट इंडस्ट्री। जो टॉक्सिक वेस्ट है ये डिस्ट्रॉयड बाय द कंट्रोल्ड इंसिनरेशन एंड बर्न विथ फैक्ट्री गार्बेज।
जो थोड़ी बहुत क्वांटिटी होती है उसको फैक्ट्री गार्बेज से हम बर्न कर देते हैं। और कंट्रोल्ड इंसिनरेशन, ठीक है, ये कोई फेनोमेना है, एनसीईआरटी ने एज इट इज़ दिया हुआ है, तो उससे हम टॉक्सिक वेस्ट को मैनेज करते हैं। तो इतना दिया हुआ है, इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन क्रैक हो रहा है। तो यही पहला वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये दिस वन, ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ कर दिया जाता है। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, ये वाटर पोल्यूटेंट का पार्ट है, ठीक है, पूरी लिस्ट दे रखी है एज इट इज़, वो लिस्ट यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ, ड्रिंकिंग वाटर। इसमें आपको याद रखना होगा, ये तो मेटल आयंस हैं और ये सारे जो हैं मोस्टली इसमें आप देखोगे ये एनायंस हैं। तो F माइनस के बारे में सबसे पहले क्या मेंशन किया हुआ है, इसकी अलाउड लिमिट होती है 1 ppm तक, वाटर सेफ है। ओके, फ्लोराइड का थोड़ा बहुत होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये तीत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ये नहीं है फ्लोराइड ना, तो हमारा तीत एक्चुअल में जो बना होता है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, यहाँ पे OH होता है। ओके, और ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन जब पानी का फ्लोराइड के साथ इसकी ट्रीटमेंट होती है तो OH हट के फ्लोराइड बन जाता है, इसको कहते हैं फ्लोरोएपेटाइट। ये हार्ड इनेमल होता है और हार्ड इनेमल होने से हमारा तीत मजबूत हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी का है। F माइनस अगर 2 ppm से ज़्यादा है तो हमारे तीत सबसे पहले ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो जिनके भी ब्राउनिश हो जाते हैं तीत, समझो कि उनके एरिया में वाटर में फ्लोराइड ज़्यादा अमाउंट में है। एंड द मोमेंट F माइनस 10 ppm से ज़्यादा होता है, ओके, तो अब ये वो जो वाटर होगा वो हार्मफुल फॉर द बोन्स एंड टीथ, दोनों के लिए, बोन्स के लिए भी हार्मफुल होना शुरू हो जाता है। तो इतना मेंशन किया हुआ है F माइनस के बारे में। PB2 प्लस, इसकी अलाउड लिमिट है 50 ppb, जो अभी यूज़ भी होगा। देखो मैं तो ऑलवेज कहता हूँ कि कोई तरीके से तो आपको याद रखना होगा, तो PB और PB इसमें कॉमन लेटर्स होते हैं, तो इस तरीके से, क्योंकि इन सब में आप देखोगे 50 50 500, मतलब सब 50 के ही मल्टीपल में, एक एक्स्ट्रा जीरो यहाँ पे आता है, लेकिन ये चेंज हो जाता है, यहाँ पे PPB होता है, बाकी में PPM होता है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया, क्योंकि चीज़ों को बता देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, चीज़ों को ट्रिक के साथ बताना बहुत ज़रूरी होता है, कैसे आप याद रखोगे। तो मेरा एक अपना ट्रिक है, मैंने शेयर कर दिया, हो सकता है आपका अपना बेटर ट्रिक हो। तो ये 50 ppb है। अगर लेड पानी में है तो किडनी और लीवर को डैमेज करेगा, जनरली लेड पाइप से आता है पानी में। सल्फेट, इसका अलाउड लिमिट है 500 ppm, लैक्सेटिव इफेक्ट लगेगा आपको, थका थका सा मन लगेगा ऑलवेज। नाइट्रेट, ये बहुत बार पूछा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए, और मेथामेग्लोबिनिया इसका नाम है इस डिजीज़ का, मेथामेग्लोबिनिया। तो नाइट्रेट की जो अलाउड लिमिट है 50 ppm है, इससे ज़्यादा होगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो ध्यान में रखना है इस चीज़ को। ये 2023 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, जैन शिफ्ट में। अगर आप मेरा पी ब्लॉक का वीडियो देखोगे तो पी ब्लॉक का जो वीडियो है उसमें इस क्वेश्चन को डाल दिया गया है, जबकि ये इन्वायरमेंटल के लिए फिट बैठता है, लेकिन पी ब्लॉक में तो वहाँ पे मैंने इसको बता दिया है। उसके अलावा जो मेटल्स हैं उनके लिए अलाउड लिमिट, तो देखो इसमें सिंगल डिजिट्स में कॉपर और जिंक है 3 और 5, डेसिमल 1 वैल्यू ऑफ डेसिमल में एल्यूमिनियम एंड आयरन है जिसकी अलाउड लिमिट 0.2 है। तो कॉपर 3, जिंक 5, आयरन 0.2, एल्यूमिनियम 0.2, और ये दोनों काफ़ी कम होते हैं, ये 0.05, ये 0.005। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, दो दो सेट में बना लो, कॉपर जिंक 3 5, फिर डेसिमल के सिंगल प्लेस तक FeAl दोनों ही 0.2, और उसके बाद है Mn एंड कैडमियम, Mn 0.05, कैडमियम बहुत ही कम 0.005 अलाउड लिमिट है। बस कहानी ख़त्म हो गई। अब इस क्वेश्चन को आप देख लो, ये डायरेक्ट उसी से रिलेटेड है कि जो सल्फेट है ग्रेटर देन 500 ppm, इसमें क्या होगा अगर ये इससे ज़्यादा होगा। तो अभी मैंने दिखा दिया, एनसीईआरटी का ही लैंग्वेज है, लैक्सेटिव इफेक्ट। नाइट्रेट, मेटामेग्लोबिनिया, वही ब्लू बेबी सिंड्रोम। लेड अगर 50 ppb से ज़्यादा होगा तो किडनी को डैमेज करेगा। फ्लोराइड, ब्राउन्ड, मॉटलिंग ऑफ टीथ, अभी जो हमने देखा था कि टीथ ब्राउन्ड हो जाते हैं। तो डायरेक्ट एज इट इज़ एनसीईआरटी के उसी पार्ट से दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें पूछा है कि कौन सा किस एक्टिविटी से आता है। तो ऐसे क्वेश्चन तो सबसे आसान होता है, कुछ तो आप पकड़ लोगे, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, तभी तो हम फर्टिलाइजर डालते हैं, ठीक है, जो आंख बंद करके आपको पता चल जाए। टॉक्सिक हैवी मेटल कहाँ से आता है, अभी हमने देखा था फैक्ट्री,
केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह की एक्टिविटी से ही तो आता है हैवी मेटल्स। ओके, तो ये आपको पता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो BODC हम कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डोमेस्टिक सीवेज से आता है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से आता है। और जो सेडिमेंट है अब वो उसके लिए एक ही रह गया, स्ट्रिप माइनिंग। तो इसमें कुछ बताने के लिए ऐसा सच नहीं था, ऑलरेडी कवर हो चुका है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, अगला है द फोटो केमिकल स्मॉग डज नॉट जनरली कंटेन्स। फोटो केमिकल स्मॉग में क्या नहीं होता है, ये तो हम आंख बंद करके बताएंगे, क्योंकि ये जो होता है ये क्लासिकल स्मॉग का पार्ट है। फोटो केमिकल ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग होता है और ये रिड्यूसिंग स्मॉग होता है, उसमें SO2 होता है। बाकी ये सारे फोटो केमिकल स्मॉग में आते हैं। तो एक बार मैं क्विक रिकैप करा देता हूँ आपका। देखो, स्मॉग दो तरह के होते हैं। स्मोक का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग, उसी से बनता है। इसमें क्लासिकल आएगा, फोटो केमिकल आएगा। ये ठंडे कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है। इसमें SO2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। बाकी वही स्मोक फॉग प्लस SO2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। ये रिड्यूसिंग स्मॉग होगा। रिड्यूसिंग क्यों होता है? क्योंकि जो SO2 है वो अपने आप को SO3 में ऑक्सीडाइज करता है, इसीलिए सामने वाले को रिड्यूस करेगा। ओके, वाइल वही फोटो केमिकल स्मॉग अगर होगा तो ये वार्म ड्राई सनी क्लाइमेट में होगा। हाइड्रोकार्बन गैसेस जो भी होते हैं, हाइड्रोकार्बन वगैरह, वो NO2 NO और O3 इस मिक्सचर के साथ ये कहाँ से आता है? ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज। हमारा जो कार वगैरह होता है ना, उसमें कंबशन होता है, तो उसमें हाई टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन से ये बनता है। तो ये मिक्सचर उसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ओजोन स्पेशली, ये हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करके कुछ थोड़े हार्मफुल पोल्यूटेंट्स जनरेट करता है। O3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ध्यान रखना, ओजोन जो है अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर में है तो ये बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि UV रेडिएशन को ये रिफ्लेक्ट बैक करता है और हमें उसके हार्मफुल इफेक्ट से बचा लेता है। लेकिन अगर यही ओजोन ट्रोपोस्फेयर में है तो ये हार्मफुल है, क्योंकि इससे फोटोकेमिकल स्मोक बनेगा और ये फोटोकेमिकल स्मोक हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करके फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन एंड पैन, बहुत बार पूछा जाता है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनाता है। अब ये सब, जैसे एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ओजोन और पैन जो होते हैं ये आई इरिटेंट होते हैं। और एक चीज़ और दिया है कि फोटोकेमिकल स्मोक को हम रोक कैसे सकते हैं, बाय द यूज़ ऑफ कैटलिस्ट। जो हमारा कन्वर्टर होता है, ऑटोमोबाइल कन्वर्टर, या जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में आप यूज़ करते हो, वहाँ पे जहाँ कंबशन रिएक्शन होता है उसमें आप कैटलिस्ट को इफ़ेक्टिवली यूज़ करो। ओके, तो इससे क्या होगा, कंप्लीट कंबशन हो जाएगा हाइड्रोकार्बन और NO का, तो एग्जॉस्ट से बाहर नहीं आएंगे। प्लस प्लांट्स कुछ होते हैं जो NO को, नाइट्रिक ऑक्साइड इसका नाम है, NO इसको डाइजेस्ट कर लेगा। पाइनस, पायरस एंड अदर प्लांट्स जो इसको डाइजेस्ट करता है। तो ओवर हो गया ये हमारा, ये तो पहले ही पता, देख के ये हम टिक करेंगे। मैंने तो इतना आपको बता दिया डिटेल ताकि आपको बहुत हेल्प मिले। अदरवाइज ये सब तो इतना इजी होता है कि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके जाओगे तो देख के टिक कर दोगे, ओरली कर दोगे। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, बस इतने ही क्वेश्चंस थे, 6 ओवर हो गया ये हमारा वीडियो। तो 2022 हमने पूरा कवर कर लिया है और आज ही मैं 2023 भी लॉन्च करूँगा अभी थोड़ी देर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।